डियर डियर स्टूडेंट्स, बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में जो दूसरा जो पेपर है ना वो स्टैटिस्टिक्स का है, यानी कि सांख्यिकी का है। तो सांख्यिकी क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सांख्यिकी के अंतर्गत उपयोग होने वाले तकनीक के बारे में, जिसको परिमाणात्मक तकनीक के नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक के नाम से जानते हैं। क्योंकि सांख्यिकी है क्या, संख्याओं का अध्ययन करना ही सांख्यिकी है। आज के समय में कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी राजनीतिज्ञ है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सरकार हो, जो कहीं पर भी कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर किसी को अपने अपने संबंधित जानकारियों को डेटा प्रॉपर वे में रखना पड़ता है। उन डेटा का एनालाइज किया जाता है। जब सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को बनाने से पहले जिस चीज़ से रिलेटेड पॉलिसी बनानी, उसके बारे में कंप्लीट ग्राउंड लेवल जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। उस डेटा को फिर एनालाइज करना पड़ता है। उस एनालाइज करने के बाद उससे रिलेटेड रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट किससे निकलने के बाद उसको फिर फ्यूचर से रिलेटेड होने वाली संभावनाओं के साथ उसको मेजर किया जाता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। हर एक बात को प्रॉपर वे में जानना जरूरी है। तो केवल डेटा निकाल के उसको पढ़ने के बाद समझ लेना हर एक चीज़ को हम समझ पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हमें संख्याओं का गणनात्मक तरीके से अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब कोई भी डेटा हमारे पास आता है, डेटा बेसिकली संख्यात्मक रूप में ही आता है, नंबर के रूप में आता है, इसको परिमाण यानी कि क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेशन के तरीके से चिन्हों के प्रयोग करें, जैसे मीन, मीडियन, मोड कर दिया, या फिर आपका प्रमाप विचलन निकाल लिया, निर्देशांक निकाल लिया, हरात्मक गुणांक निकाल लिया। अलग अलग तरीके से अलग अलग टूल्स का प्रयोग करते ही रिजल्ट निकाला जाता है, वेरिएंस निकाला जाता है, ठीक है, संभावनाएं तलाशी जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम कोई प्लान को एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर ला सकते हैं, भविष्य संबंधित नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए जानना जरूरी है। बेसिकली ये एक ऐसा शब्द है जो केवल उन्हीं को पता चलेगा जो विशेषज्ञ है। इसलिए सांख्यिकी के अध्ययन के लिए उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना आवश्यक है। सांख्यिकी के बारे में नॉर्मल आम आदमी नहीं जान सकता, नहीं पढ़ सकता, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अटपटा लग सकता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता है कि ये भी कुछ होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में नॉर्मल इससे पहले वाले पोर्शन के बारे में पढ़ा, पेपर 1 के बारे में, कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से जुड़ा होता है। उसके बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिससे हम पहले रिलेट हो चुके हैं। लेकिन इसको रिलेट होने के लिए आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकें, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होता है, इसके कितने प्रकार है, इसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है, इसकी क्या सीमाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अर्थ यानी कि मीनिंग की। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर परिमाणात्मक यानी कि परिमाण मतलब क्वांटिटी, संख्याओं, डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कि इस तकनीक का मतलब होता है कि संख्याओं को समझने या अध्ययन करने की तकनीक। तो परिमाणात्मक तकनीक से आशय ऐसी सांख्यिकीय एवं क्रियात्मक शोध तकनीकों से है। शोध तकनीक का मतलब पढ़ने वाली मेथड, चाहे वो मेथड होता है या फिर आप टेक्निक के बोल सकते हैं, या फिर तरीका हो सकता है, वे ऑफ स्टडी हो सकता है, जिनका उपयोग व्यावसायिक एवं उद्योग से संबंधित समस्याओं की निर्णय प्रक्रिया में किया जाता है। मतलब ऐसी तकनीक जो समस्याओं को सुलझाने के लिए काम आती हैं, ऐसी संख्यात्मक तकनीक, ऐसी परिमाणात्मक तकनीक जो किसी भी व्यवसाय या भी किसी भी प्रकार के जो है आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, गणनावाचक होती हैं, कैलकुलेशन वे में होती हैं। तो उन तकनीकों को परिमाणात्मक तकनीक के नाम से जानते हैं। इन तकनीकों में अंकों का, जैसे 1, 2, 3, चिन्हों का, जैसे प्लस माइनस, अन्य गणितीय पदावली का, इक्वेशन, फार्मूला आदि का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको परिमाणात्मक तकनीक के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में कि परिमाणात्मक तकनीक के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं। सिंपल है कि परिमाणात्मक संबंधों को ऐसी तकनीकों के रूप में भी परिभाषित करते हैं जो निर्णय लेने वाले का परिमाणात्मक संबंधों के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों के निर्धारण में व्यवस्थित तथा शक्तिशाली साधन के रूप में सहायता प्रदान करती है। मतलब कोई भी आपके पास डेटा है
जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या अध्ययन करके उसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो ये वह माध्यम है जिसके द्वारा उसको वास्तव में पढ़ा जाता है। चाहे आप उसको प्लस करना चाहते हैं, मान लो आपको किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, जैसे आपके मार्क्स, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके मार्क्स है 12th के, क्लास 12th, तो आपके मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होंगे, किसके अकॉर्डिंग, एडमिशन मार्क्स के अकॉर्डिंग, और कहा गया है जिसके 60+ मार्क्स परसेंटेज होंगे उसका एडमिशन होगा। अब आपको समझना है कि मेरे 60+ मार्क्स है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके पास अकाउंट है 75 नंबर आए, आपके पास इकोनॉमिक्स है 95 नंबर आए, आपके पास बिजनेस है इसमें 90 मार्क्स आए, आपके पास इंग्लिश है इसमें 75 मार्क्स आए, आपके पास फिजिकल एजुकेशन है इसमें 80 मार्क्स आए, राइट। आपको अलग अलग नंबर आए। अब आपसे कहा गया है कि 70% नंबर होने पर, अब समझ में आ रही है यार 70-60% चाहिए, मेरे तो ज़्यादा है, तो परसेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एडमिशन करने के लिए 60% आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी समस्या है कि क्या मेरे उतने हैं या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें परिमाणात्मक तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले इन टोटल मार्क्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ गया, 5 5 10 5 15 16 16 और 9 25 25 7 32 32 और 8 40, इसको भाग कर देंगे 5 से, तो 5 8 40, 5 कम 5 यानी कि 81% नंबर आया, जो कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो हमने क्या किया, पहले हमने प्लस किया, फिर हमने डिवाइड किया, और उसके थ्रू जो औसत आया उस पे हमने पता कर लिया, अरे हमें तो एलिजिबल हूँ, मतलब आपने रिजल्ट निकाल लिया। तो संख्याओं का इसी प्रकार से अध्ययन करना, गणितीय पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उसी को परिमाणात्मक तकनीक के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ा ही होगा कि सांख्यिकी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। परिमाणात्मक तकनीकी के बारे में की बात करेंगे, इसकी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है इन तकनीक को। एक सांख्यिकीय तकनीक, दूसरा गणितीय तकनीक कि मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ किया जाता है, फिर होता है क्रियात्मक शोध तकनीक, यहाँ पर भी चिन्हों गणितीय तकनीक का यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं सांख्यिकीय और गणितीय इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिलहाल इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें समझते हैं ताकि आसान हो हमें इस चीज़ को समझने के लिए। पहला है सांख्यिकीय तकनीक किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इन सांख्यिकीय तकनीकों से आशय ऐसी तकनीकों से हैं जो किसी तथ्य से संबंधित सांख्यिकीय अनुसंधान करने के लिए उपयोग में की जाती है। मतलब यहाँ पर सांख्यिकीय अनुसंधान किया जाता है, जैसे डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, ठीक है ना, मतलब कहीं कहीं उसको प्रदर्शित करना, चाहे चित्रों के रूप में हो, चाहे आप ग्राफ के रूप में हो। तो इस प्रकार से जब सांख्यिकीय अनुसंधान किया जाता है, अनुसंधान करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उनको हम सांख्यिकीय तकनीक के नाम से जानते हैं। सांख्यिकीय माध्य का प्रयोग करते हैं, आंतरण गणक क्या है, बाह्य गणक हो गया, सह संबंध हो गया, प्रतीपगमन विश्लेषण हो गया, प्रसरण विश्लेषण हो गया, निर्देशन आदि तकनीकों को जो है सांख्यिकीय तकनीकों के रूप में जाना। संस्कृत लिखा हुआ है, गलत लिखा है, यहाँ पर सांख्यिकीय होगा बेटा। सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी के अंतर्गत प्रयोग होने वाले तमाम शब्दों, तमाम प्रयोग, जैसे मेन मीडियन मोड होता है जहाँ पर माध्य निकाला जाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले एक क्वेश्चन बताया था एवरेज निकालना, वो माध्य के औसत मतलब माध्य ही होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं टूल्स का, उसको सांख्यिकीय तकनीक बोलते हैं। दूसरा है गणितीय। गणितीय तकनीकों के अंतर्गत फलन, अपकलन, समाकलन, सारणिक, आव्यूह, गणितीय प्रारूप शामिल किए जाते हैं। मतलब कहीं पर इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे x + 4 = 8, तो बताइए भैया यहाँ पर x का मतलब क्या हो गया, ये सांख्यिकीय टूल्स है, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया है कि 5 लोग मिलके 20 रुपए कमाते हैं, तो बताइए 10 लोग जो है कितने रुपए कमाएंगे, ये सांख्यिकीय गणितीय टूल्स है। इस प्रकार से हम चीज़ों को अध्ययन करते हैं, समझते हैं, डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो जो है गणितीय सांख्यिकीय गणितीय तकनीक कहलाता है। फिर होता है क्रियात्मक शोध तकनीक, तीसरा। इन क्रियात्मक शोध तकनीकों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण को अपनाकर कार्य विषयक उलझी हुई समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ हल परिमाणात्मक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास समस्याएं हैं, सबसे पहले उन समस्याओं को आंकड़ों यानी कि संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
संख्या के रूप में परिवर्तित होने के बाद उनको संख्यात्मक यानी कि सांख्यिकीय रूप में कैलकुलेट प्रदर्शित करने के बाद गणितीय विधियों का प्रयोग करते हुए हल किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक प्रणाली होता है कि जहाँ पर आंकड़ों को पहले कलेक्ट कर लिया, उनको वर्गीकरण कर लिया, उसको हमने अपने उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग रूप में बांट लिया, उसके बाद उसको एनालाइज कर लिया। इसी को बोलते हैं हम क्रियात्मक शोध तकनीक। मतलब अपने कार्य के हेतु उस चीज़ को अपने उद्देश्यों के अनुरूप बदलते हुए अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हुए रिजल्ट निकालना, उसका अध्ययन करना ही क्रियात्मक शोध तकनीकें होती हैं। एक्चुअली में ये तकनीक एक विज्ञान है जहाँ पर चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्योंकि विज्ञान क्या, विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस चीज़ के बारे में जानना। तो ये भी एक क्रियात्मक अध्ययन है जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से व्युत्पन्न हुआ है। मतलब यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का प्रॉपर प्रयोग किया गया है, अलग अलग गुणों का प्रयोग किया है, अलग अलग फार्मूले का प्रयोग किया गया है, सूत्रों का प्रयोग किया है। चाहे वो अर्थशास्त्र की नीतियाँ हो, अर्थशास्त्र के सिद्धांत हो, चाहे गणित के सूत्र हो, चाहे भौतिकी की जो है विज्ञान हो, या फिर अभियंत्रिका हो, कहीं से भी जो चीज़ आवश्यकता पड़ा वहाँ से उनकी विधियों का प्रयोग किया और उसको रिसर्च के लिए यूज़ किया गया। प्रतीक्षा पंक्ति का सिद्धांत, क्रीड़ा एवं खेल सिद्धांत, अवरूपण सिद्धांत, तंत्र विश्लेषण आदि ऐसे अनेक तकनीकें हैं जो क्रियात्मक शोध तकनीकें के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे सिद्धांत अपने प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों का सबसे पहले प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत हुआ था, जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व में बहुत तबाही मच गई थी। वहाँ पर दुश्मनों के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनके संख्या बल के बारे में जानने के लिए, उनके तकनीक के बारे में जानने के लिए, उनके जो असलहाओं के बारे में जानकारी के लिए इस क्रियात्मक शोध विश्लेषण का सहायता लिया गया था, ताकि उसके अनुरूप ही हम अपने योजनाओं को बना सकें। ठीक है, ये तो हो गया आपका परिमाणात्मक तकनीकों के प्रकार। अब मेन है इसके महत्व क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं हम इसका, परिमाणात्मक तकनीक क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बात करता हूं सबसे पहले कि ये विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से निर्णय ले और वो निर्णय किस प्रकार सा होना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड किया जाता है जब हम इन तकनीकों के माध्यम से किस चीज़ों को समझते हैं और अध्ययन करते रिजल्ट निकालते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको एडमिशन लेना है, 60% चाहिए, तो आपने मार्क्स का एवरेज निकाला उसके साथ तो आपको क्या मिल गया, अब मेरे 80% है, 81% है, चाहे 60, इसका मतलब मैं तो एलिजिबल हूँ, सबसे पहले मेरा एडमिशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप निर्णय लेने के लिए आपके पास एक तथ्य आ गया कि ना, मैं अब यहाँ पर एडमिशन ले सकता हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, बस कोई डर नहीं। अब तो यहाँ पर जब बात करेंगे, कोई भी योजना का निर्माण करते हैं तो योजनाओं के निर्माण करने के लिए व्यावसायिक प्रबंधन के सामने कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं कि निर्णय निश्चित होना चाहिए, या निर्णय में अनिश्चितता होगी, या फिर निर्णय में हमारा जोखिम हो सकता है। तो ये 3 स्थितियाँ बनती हैं निर्णय करने के सामने, जिसमें सबसे पहला निश्चितता। निश्चितता का मतलब होता है एक निश्चित स्थिति में बने रहना जिसमें परिवर्तन ना हो। मतलब निश्चितता वातावरण की उस स्थिति को कहा जाता है जहां वह प्रत्येक विकल्प होने वाले परिणाम पहले से ही जानकारी, मतलब जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे 81% है, मुझे पता है, निश्चित हो गया कि मेरा एडमिशन होगा तो होगा, तो इस स्थिति को निश्चितता कहते हैं। मतलब जब हम परिमाणात्मक तकनीकों का प्रयोग करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो हो सकता है हमारे निर्णय निश्चित हो, हमें पहले से पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट निकला जा सकता है। तो इसके लिए रेखीय कार्यक्रम, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, परिवहन प्रतिमान, आदान प्रदान विश्लेषण आदि परिमाण तकनीकों के द्वारा व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरा था अनिश्चितता। अनिश्चितता एक ऐसी चीज़ है जहां पर भविष्य में होने वाली या फिर आने वाले समय में होने वाले किसी के बारे में प्रॉपर जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट जो है बैलेंस नहीं हो पाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं चलता है, तो भी हमारी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। फिर होता है जोखिम। अगर कभी भी हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे तो जोखिम का होना लाजमी है। जोखिम होता ही होता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जोखिम की स्थिति को कहा जाता है जिसमें निर्णयकर्ता को किसी कार्यविधि की विभिन्न परिणामों की संभावना ज्ञात होती है, जिनका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है जैसे सिक्का आपने उछाल दिया तो सिक्के में 2 है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है।
तो कौन सा आएगा हमें पता नहीं। इसका मतलब प्रायिकता की बात करते हैं, हमारी प्रायिकता की संभावना क्या हो सकता है। आज अगर ऐसा है तो कल जैसे बारिश, मौसम बादल देखते हैं, मॉइस्चर देखा जाता है, फिर कहा जाता है कल यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। वो नहीं बता सकते बारिश होने संभावना है, क्योंकि ये रिस्क पर डिपेंड होता है, जोखिम पर निर्भर करता है, उससे रिलेटेड ही डिसीजन लिया जाता है। तो मौसम विज्ञानी तो बहुत ज़्यादा इस विधि का प्रयोग करते हैं अपना रिजल्ट निकालने के लिए। वैज्ञानिक और तर्कसम्मत निर्णय का आधार, अगर जैसे किसी भी एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी भारी बारिश हो सकती है, इसके बारे में कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे होता है बताइए। तो ये पिछले कुछ समय के चलने वाली हवा, उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर यानी कि नमी, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। उससे आधार पर बादलों का, उस एरिया के टेम्परेचर को देखा जाता है, फिर उनको कैलकुलेशन किया जाता है और देखा जाता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया। अब उस रिज़ल्ट के आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है या फिलहाल डरने की कोई बात नहीं। इसी आधार पर येलो अलर्ट दिया जाता है, ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है, रेड अलर्ट दिया जाता है, और उसी हिसाब से स्कूलों की छुट्टी भी कर दी जाती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक और तर्कसम्मत निर्णय लेने के लिए परिमाणात्मक तकनीकें बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। फिर है अनुमान लगाने और भावी नियोजन में सहायक। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सरकार जो है कोई योजना लाने वाली होती हैं, जैसे सरकार ने कहा कि हम जो है मनरेगा में जो लोगों की जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार से दिहाड़ी बढ़ाने से पहले कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। जैसे अगर हम दिहाड़ी बढ़ाते हैं तो कितने मजदूर हैं, सबको दिहाड़ी देते हैं तो हमारे भंडार में, ट्रेजर में कितना उसका दबाव आएगा, इससे आने वाले समय में हमें कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोगों को काम मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से प्लानिंग बनाती है। इसका मतलब भावी योजनाओं बनाने के लिए इन तकनीकों का प्रॉपर प्रयोग किया जाता है। जो व्यवसायी होता है, व्यवसायी को तो अपने व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, ध्यान में रखना है। फिर है व्यावसायिक समस्याओं को हल करना। परिमाणात्मक तकनीकों को उत्पादन, विपणन, वित्त एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न व्यापारिक समस्याओं का हल संभव होता है। ठीक है। अब कोई व्यापारी होता है, अपने कोई प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहता है, इवन कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। तो सबसे पहले मार्केट में उस चीज़ को लाने के लिए आपको देखा मार्केट में कितने ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल है, उनका मार्केट कैप कितना है, उनके कंज्यूमर के बीच में उनकी रेपुटेशन कितना है, कंज्यूमर किस हिसाब से उसका यूज़ करते हैं, उनका रेट क्या है, उनके प्रोडक्शन करने का कॉस्ट कितना है, हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वो अपने नए प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ता है कि मैं नए प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसका कॉस्ट थोड़ा कम होना चाहिए, मार्केट में उसका रेट कम होना चाहिए, ताकि ज़्यादातर पूरे नया प्रोडक्ट है, कंज्यूमर के इसमें जगह बनाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन आसानी से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की तरफ क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। तो भाई हमारी समस्या है प्रोडक्ट को बेचना, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रॉपर रिसर्च का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक ही प्रयोग होता है। संस्था के साधनों का सही फैलाव में आवश्यक, जब हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे जो संसाधन हैं, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारे इक्विपमेंट्स है, उन सब का सही प्रकार से फैलाव करना है, उपयोग करना है, किस प्रकार से अलग अलग जगह पर उसको प्रयोग में लाया जा सके, और किस प्रकार से हम जो है अपने नाजुक पथ का मतलब किस प्रकार से उपयोग संबंधी उसके निर्णय ले सकते हैं, ज़रूरी है। अनुमानों में विश्वसनीयता का परीक्षण, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में सही एकदम सर्टेनिटी बनाए रखना, एक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यहाँ पर अपने सटीकता और एक सबूत का होना जरूरी है कि हाँ हमारा निर्णय ये है, क्यों है, क्योंकि हमने इस बेस पे ये रिजल्ट आया, ये कैलकुलेशन इस बेस पे। तो यहाँ पर अनुमानों की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी होता है। अनुकूलतम मोर्चाबंदी के निर्धारण में सहायता, मतलब क्रीड़ा और खेल सिद्धांत का प्रयोग, विशेषता प्रतिस्पर्धा की जटिल समस्याओं को हल करने हेतु अनुकूलतम मोर्चाबंदी निर्णय है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना जाता है कोई गेम, तो सामने वाली टीम के बारे में पहले से जानकारी हासिल की जाती है कि सामने वाले टीम में कितने खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलता है, उन्होंने अपने पास्ट में कैसा खेला है, किसने कितने विकेट लिए, किस गेंद पर कैसा विकेट आया है, किसने किस तरह से बल्लेबाजी की है, स्विंग पे कौन कैसे बल्लेबाजी करता है, किसका डिफेंस अच्छा है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में पहले रिसर्च किया जाता है। तो खेल सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत बेसिकली वहाँ पर इन चीज़ों का प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब होने के बाद भी परिमाणात्मक तकनीकों की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। क्यों सीमाएं हैं? क्योंकि इस के अंतर्गत सबसे पहले केवल और केवल संख्यात्मक यानी कि नंबर्स का ही स्टडी की जाती है। हम नंबरों के अलावा कोई दूसरी चीज़ों का
इस तकनीकों के माध्यम से प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें माध्य निकालना है तो वो नंबरों का कैलकुलेट हो सकता है, नंबरों के अलावा कोई दूसरी सारी चीज़ें वो सब बेकार, उसका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा व्ययशील होता है क्योंकि इसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, उनको फिर ऑर्गेनाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा होता है, समय चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है। और मेन है इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ जो उस चीज़ को जितनी मैंने अभी बातें बोली हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो समझने में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि वो अभी तक बहुत जान नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो इस समय पेपर सेकंड के बारे में, सांख्यिकी के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, मेरी बातें उनको समझ में आने लग जाएंगी। पूर्ण निर्णय प्रक्रिया ना होकर ये केवल विश्लेषण के लिए एक उपकरण, ये इससे हम 100% निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से डिसीजन लेने में सहायता प्राप्त होती है। ये 100% हेल्प नहीं करता, लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि इससे आधार मिल जाता है। साधारण समस्याओं को ही समाधान हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा विकराल और जटिल समस्या है उसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका परिमाणात्मक तकनीकें। तो कैसा लगा, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश थी कि आपको हर एक पॉइंट प्रॉपर वे बताने की, मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी लगता है कुछ छूट गया है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगातार कंटिन्यू आपको पेपर सेकंड सांख्यिकी से रिलेटेड हर एक वीडियो को प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड